हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि इस टाइम आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए हम लोग अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं, लेकिन साथियों आज की इस क्लास में 3 अगस्त के पहले पेपर को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, जिस तरह से ग्रुप डी के पेपर में करंट अफेयर के सवाल पूछे आएंगे, साइंस के सवाल पूछे आएंगे, रीजनिंग के सवाल पूछे आएंगे और मैथ के सवाल पूछे आएंगे, तो सेम टू सेम साथियों एक ऐसा प्रश्न पत्र आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं और इस पूरे प्रश्न पत्र को हल कर लेते हैं तो आप अपनी परीक्षा को पास कर सकते हैं। क्योंकि साथियों ग्रुप डी के पेपर में जो बार बार पूछे आते हैं प्रश्न साथियों, और जिस लेवल के प्रश्न पूछे आते हैं, तो उसी लेवल और उसी टाइप के प्रश्नों का आज का यह प्रश्न पत्र होने वाला है। 60 सवाल इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे भाई, करंट अफेयर के, साइंस के, मैथ के और रीजनिंग के। ठीक है, और आपका टारगेट है भाई 35 सवाल आप सभी को सही करने होंगे। तो बस इस क्लास को आप भाई पूरा देखिएगा। आज का ये क्लास का एक भी सवाल आपको छोड़ना नहीं है, यदि आप ग्रुप डी एग्जाम 2026 देने जा रहे हैं इस बार पहली बार तो। ठीक है, क्योंकि साथियों यह पहला ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं, जिस तरह से ग्रुप डी के एग्जाम में इस प्रश्न पूछे आते हैं। और एक बात की, आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए कि आप सभी का किस डेट को एग्जाम होने वाले हैं, क्योंकि भाई आपके पूरे एग्जाम तक क्लास देनी है और आपके पूरे पेपर के एनालिसिस पर डेली भाई क्लास हमें देना है, तो इसलिए एग्जाम डेट आप जरूर बताइएगा। ठीक है, तो साथियों सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर से शुरुआत करेंगे। देख लीजिएगा 20 सवाल में से कम 4 से 6 सवाल तो आपको इसी क्लास से देखने को मिल जाएंगे। बस आप हर एक सवाल का उत्तर याद कर लीजिएगा इस सेशन में। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? बताइए, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो याद रखिएगा साथियों, आइसलैंड देश है। पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड को, जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये भाई आपके पेपर में जरूर आएगा, इसे तैयार कर लीजिए। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो याद रखिएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को, गवाह सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो साथियों जो गवाह सुरक्षा योजना है ये किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो भाई याद रखिएगा हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है गवाह सुरक्षा योजना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल और एआई सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम क्या है? तो साथियों मेरे भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल और एआई सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम क्या है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा इंद्रजाल रेंजर नाम है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, इसरो ने किस वर्ष तक मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की है? तो साथियों मेरे इसरो ने किस वर्ष तक मंगल सेकेंड को मंगल ग्रह पर उतारने की अनाउंस की है? तो याद रखिएगा 2030 तक भाई घोषणा की है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, 78वां कांस्य फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने थे? दोस्त मेरे 78वां कांस्य फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने थे? तो वैगनर मौर्य बने थे भाई 78वें कांस्य फिल्म पुरस्कार 2025 में, वो भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। ऑप्शन ए वैगनर मौर्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इस क्लास का एक भी सवाल आपको छोड़ना नहीं है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 25वां लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2025 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया था? तो साथियों मेरे 25वां लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2025 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा आर्मंड मोंडो डुप्लांटिस को किया गया था भाई सम्मानित। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? 12 जुलाई 2025 को कहां आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो साथियों 12 जुलाई 2025 को कहां आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आयोजन साथियों पेरिस में हुआ था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर।
नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्विचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है? यह भी सवाल पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट बनेंगे। पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्विचिया मिराबिलिस से भाई सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा ये भाई नामीबिया देश से किया गया है। ठीक है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और साथियों आगे बढ़ने से पहले जिन स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो भाई पेपर में छपने वाला प्रश्न आ चुका है, बस परीक्षा से पहले आप इसको पढ़ लीजिए भाई। 3 दिन आपके पास बचे हैं तो इसमें आपको जीके, मैथ, रीजनिंग, साइंस का कंप्लीट क्वेश्चन देने वाले साथियों, प्लस अंतिम दिनों में आपके केवल प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें लगभग हम आपको 3 से 4 साल का पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दे देंगे। पिछला जो 101 शिफ्टों पेपर हुआ था ना, उसके सारे क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, मात्र साथियों 25 रुपये में, ज़्यादा नहीं, मात्र 25 रुपये में आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इस पीडीएफ को मंगा सकते हैं। यदि आपको चाहिए तो भाई यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा होगा, तो आप मंगा लीजिए। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आएंगे, हाई स्कोरिंग टॉपिक वाले क्वेश्चन आएंगे, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्शन की आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है इस पीडीएफ की, इसमें कम समय में आपकी ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। बस एक बार इस पीडीएफ को आप पढ़िए जरूर, एग्जाम देने जा रहे तो। ठीक है, जब भी आपका एग्जाम हो 3 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के बीच में। ठीक है, एग्जाम डेट आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता? भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो भाई याद रखिए रजत पदक जीते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को, ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये सातों संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, भारत ने कैफे नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो साथियों भारत ने कैफे नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो याद रखिएगा कांस्य पदक भारत ने जीता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। यदि साथियों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, और क्लास में नए तो भाई लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। दिन रात आपके लिए मेहनत चले भाई, तो क्लास को आप जरूर लाइक करेंगे। पहले तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि एक भी दिन का क्लास आपका मिस नहीं हो। आप जानते कि 3 अगस्त को क्लियर हो जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी के पेपर में कैसे सवाल आने वाले हैं, क्योंकि रेलवे भर्ती बोर्ड का एक काम होता है कि जिस तरह से पहले दिन तीनों शिफ्टों में सवाल पूछेंगे ना, आपके आने वाले शिफ्टों में सेम उसी तरह भाई क्वेश्चन देने वाली है। तो इसलिए 3 अगस्त के आधारित पर आपके पूरे दिन के लिए साथियों हम क्लास देने वाले हैं, तो इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। 2 सितंबर 2025 को एचसीएल ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है? तो साथियों 2 सितंबर 2025 को एचसीएल ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर जो विक्रम 3201 है इसको लॉन्च किया है? तो भाई याद रखिएगा इसरो के साथ। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कॉल करिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड देश है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कॉल करिएगा, पीएम मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरित किए हैं? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। तो बताइए कि पीएम मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरित किए हैं? तो भाई याद रखिएगा बिहार राज्य के, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या बनेंगे? भारतीय सेना ने कहाँ ड्रोन कवच अभ्यास किया है? ये भी साथियों इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइएगा कि भारतीय सेना ने कहाँ ड्रोन कवच अभ्यास किया है? तो भाई याद रखिए अरुणाचल प्रदेश में, तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, 21वें टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर कौन बने हैं? तो साथियों 21वें टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर कौन बने हैं? तो भाई याद रखिए आंद्रे डी ग्रॉस बने थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है? बताइए साथियों,
1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य देश कौन बन गया है? भाई अति संभावित है तो बुल्गारिया देश बना है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को, डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म ई स्वास्थ्य संवाद किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो साथियों मेरे, डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म ई स्वास्थ्य संवाद किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो भाई राजस्थान राज्य ने इस ई स्वास्थ्य संवाद को लॉन्च किया है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। तो याद रखिएगा, करंट अफेयर के पूरे 20 के 20 इसी तरह सवाल आने वाले हैं। बिहार के किस संस्थान में पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया गया है? तो साथियों बिहार के किस संस्थान में पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया गया है? तो भाई याद रखिएगा, आईआईटी पटना में इसको शुरू किया गया है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। ठीक है, अब साथियों हम लोग साइंस के बेस्ट लेवल के 25 सवालों को देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भाई याद रखिए Al2O3 है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को, एक यौगिक में तत्व कैसे संयोजित होते हैं? बताइए साथियों, एक यौगिक में जो तत्व होते हैं वो कैसे संयोजित होते हैं? भौतिक रूप से, वाष्पन द्वारा, रासायनिक रूप से या निस्यंदन द्वारा? तो एक यौगिक में तत्व जो होते हैं वो साथियों रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। तो साथियों याद रखिएगा, ग्रुप डी का पेपर 90 मिनट का होगा। 90 मिनट में आप सभी को देखिए 20 सवाल करंट अफेयर के मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको भाई करंट अफेयर के ही सवाल को हल करना है अपने पेपर में। उसके बाद 25 सवाल साइंस मिलेंगे, तो दूसरे के नंबर पे साइंस के सवालों को हल करना है। उसके बाद 30 सवाल रीजनिंग का आएगा, तो तीसरे नंबर पे रीजनिंग के सवालों को हल करना है। और 25 सवाल मैथ के आएंगे, तो लास्ट में आपको मैथ के सवालों को हल करना है। यानी कि 100 सवाल पूछा जाएगा, एक सवाल 1 नंबर का, यानी कि 100 नंबर का पूरा पेपर रहेगा। और हर एक सवाल पे 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा। इस तरह से ग्रुप डी का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो टारगेट कम से कम साथियों 80 प्लस का रखिएगा आप लोग। ठीक है, यदि आपको अपने जोन में कट ऑफ को क्लियर करना है तो भाई। नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है? तो साथियों नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है? तो साथियों रेटिना है भाई। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को हल करिए। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी कैपिटल जी की एसआई इकाई क्या है? बताइए साथियों, जो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है यानी कैपिटल जी है, इसकी एसआई इकाई क्या है? तो भाई याद रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस अपान में केजी स्क्वायर है। क्या है भाई? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? अस्थायी वातावरण में अलैंगिक जनन से क्या लाभ मिलता है? अस्थायी वातावरण में अलैंगिक जनन से क्या लाभ मिलता है? तो भाई याद रखिएगा, तीव्र और एक समान जनन, ये लाभ मिलता है भाई। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को, एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकण के अंतरण को क्या कहते हैं? एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकण के अंतरण को क्या कहते हैं? तो भाई याद रखिए, परागण कहते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप दो समान संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो साथियों किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप दो समान संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो बताइए किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप? तो भाई याद रखिएगा, समसूत्री विभाजन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप दो समान संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साइंस के भाई इसी लेवल के सवाल पूछे आएंगे ग्रुप डी में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जल में विलीन होने पर 1 बिलियन बनाता है? तो साथियों कौन सा यौगिक जल में विलीन होने पर 1 बिलियन बनाता है? तो भाई सोडियम क्लोराइड है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को, यदि वोल्टेज भी स्थिर है तो शक्ति निम्नलिखित में से किसके अनुक्रमानुपाती होगी? बताइए साथियों, यदि वोल्टेज स्थिर है, जो शक्ति है वो किसके अनुक्रमानुपाती होगी? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर, याद करते चलेगा। साथ में
क्वेश्चन नंबर 30 देखिए लास्ट में इसको पूछेंगे, किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र और उसके मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है। तो साथियों किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र और उसके मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है। तो मेरे दोस्त याद रखिए फोकस दूरी कहलाती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 31 को, पुष्पी पादपों को अगली पीढ़ी में नए पादप उगाने में क्या मदद करता है। साथियों मेरे पुष्पी पादपों को अगली पीढ़ी में नए पादप उगाने में क्या मदद करता है। तो बीज का निर्माण और उसका अंकुरण ये साथियों मदद करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को, जीवों में नई कोशिकाओं के निर्माण को क्या कहते हैं। जीवों में नई कोशिकाओं के निर्माण को क्या कहते हैं। तो भाई याद है ये कोशिका विभाजन कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए, सूत्र इकाई द्रव्यमान की इकाई क्या है। तो साथियों मेरे सूत्र इकाई द्रव्यमान की इकाई क्या है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंस सवाल है ये, स्मॉल यू होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को, निम्नलिखित में से किस जीव में खंडन और बीजाणु निर्माण दोनों होते हैं। तो साथियों किस जीव में खंडन और बीजाणु निर्माण दोनों होते हैं। तो भाई कवक में। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैव घटक नहीं है। तो दोस्त मेरे पारिस्थितिकी तंत्र का अजैव जो घटक इनमें से कौन सा नहीं है। तो सूक्ष्मजीव नहीं है भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को, माइटोकॉन्ड्रिया के समान प्लास्टिडों में भी स्वयं की और क्या होती है। बताइए साथियों, ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। माइटोकॉन्ड्रिया के समान प्लास्टिडों में भी स्वयं की भाई डीएनए और राइबोसोम होती है। याद रख लीजिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को, खाद्य जल यानी कि फूड वेब विभिन्न प्रकार के ये किससे मिलकर बना होता है। दोस्त मेरे फूड वेब विभिन्न प्रकार के किससे मिलकर बना होता है। तो ये खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है भाई। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम डेट सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बता देंगे। ठीक है, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक में विभवांतर किस तरह से होता है भाई। ओम के नियम के अनुसार किसी चालक में विभवांतर जो होता है वो साथियों धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को, मानव मुख में दंत क्षय किस पीएच पर शुरू होने लगता है। साथियों मेरे मानव मुख में दंत क्षय किस पीएच पर शुरू होने लगता है। तो याद रखिए 5 से जब कम हो जाता है तो भाई दंत जो है वो क्षय होने शुरू हो जाते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 को हल करिए, किसी विशेष विलायक में घुले हुए विलय की मात्रा को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है। बताइए, किसी विशेष विलायक में घुले हुए विलय की मात्रा को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है। दोस्त मेरे सांद्रता के रूप में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को, लार में मौजूद कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ने में सहायक होता है। बताइए, लार में मौजूद कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ने में सहायक होता है। दोस्त मेरे याद रखिए एमाइलेज होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए, जब OH आयनों की अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो pH क्या होता है। साथियों मेरे जब OH जो आयन होते हैं इनको अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो pH पर क्या असर पड़ता है। तो pH बढ़ता है भाई, यानी इंक्रीज करता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। pH से एक सवाल आपके पेपर में क्लियर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए, मादा प्रजनन तंत्र के किस भाग में निषेचन होता है। साथियों मादा प्रजनन तंत्र के किस भाग में निषेचन होता है। बताइए साथियों, तो याद रखिए अंडवाहिनी में होता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। भाई रक्त की बात करें, ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं द्वारा होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 45 को, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का अणु है। तो साथियों कौन सा यौगिक का अणु है। तो याद रखिए H2O है भाई। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। क्लियर। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को। अब यहां से देखिए 20 सवाल करंट अफेयर का कंप्लीट हो गया, 25 सवाल साइंस का कंप्लीट हो गया।
अब यहाँ सब लोग रीजनिंग और मैथ के सवालों को देखने वाले हैं। रीजनिंग में टारगेट हम आपको दे रहे हैं, पेपर में 30 में से 30 सही करना है। जो भी सवाल हम लोग क्लास में कर रहे हैं उसी तरह आएंगे, ठीक है। याद रखिए 2 से 3 सवाल आपको बिल्कुल अलग देखने को मिलेगा, सोच समझकर सवाल को पढ़िएगा। क्लियर है कि कम से कम 2 से 3 सवाल भाई आपको रीजनिंग में अलग अलग दिखने को मिलेगा। अमित अपनी कक्षा में ऊपर से 14वें और नीचे से 55वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं बताइए। अमित अपनी कक्षा में ऊपर से 14वें स्थान पर है और नीचे से 55वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। 14 और 55 कितना हो जाएगा 69, 69 में से घटा देंगे 68, यानी कि अमित की कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी हैं 68 विद्यार्थी हैं। तो इस सवाल का डी ऑप्शन परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। सिंपल सा भाई, क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर कथन और निष्कर्ष का सवाल है क्या। जब भी साथियों कथन और निष्कर्ष का सवाल दे, सबसे पहले कथन का डायग्राम बना लीजिए। कुछ प्लास्टिक धातु हैं, यानी कि साथियों कुछ प्लास्टिक जो हैं, ये जो कुछ प्लास्टिक है ये क्या है धातु है। धातु को साथ हम डी से लिखेंगे, ठीक, यानी कि कुछ प्लास्टिक क्या होंगे धातु हो गए। ये देखिए कुछ प्लास्टिक धातु हो गए, ठीक। सभी कांच वो धातु, यानी जो सभी कांच है क्या है साथियों धातु, यानी सभी कांच को हम क्या काम करते हैं साथियों कि कांच को के से लिख रहे हैं, यानी कि के को इसके अंदर ला देते हैं, तभी तो साथियों सभी कांच क्या हो जाएंगे धातु हो जाएंगे भाई। सभी धातु क्या हो जाएंगे, सभी धातु क्या हो जाएंगे साथियों वो कांच हो जाएंगे। तो ऐसा काम करते हैं कि सभी धातु क्या है साथियों, सभी कांच है तो इसको बीच में रह देते हैं, सभी कांच क्या है साथियों धातु हो गए, ठीक। अब देखिए निष्कर्ष क्या दिया है साथियों, कुछ प्लास्टिक कांच है, बताइए आप लोग। निष्कर्ष जो पहला दिया है कुछ प्लास्टिक, ये प्लास्टिक है ये कांच है, तो इनका कोई रिलेशन ही नहीं है भाई। प्लास्टिक और कांच का तो कोई रिलेशन है, यानी कि पहला निष्कर्ष कथन को फॉलो नहीं करेगा, अनुसरण नहीं कर रहा है भाई, देख सकते हैं आप लोग, ठीक। सभी धातु क्या कांच है बताइए साथियों, आप लोग सोच समझ कर बताइए। सभी धातु, ये सभी धातु क्या कांच है, नहीं सभी कांच धातु है, न कि साथियों सभी धातु कांच है। तो दूसरा भी भाई अनुसरण नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है कथन को, न तो साथियों निष्कर्ष एक और न ही अनुसरण करता है, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे, ठीक है मेरे दोस्त। एक बार फिर से समझिए, देखिए कुछ प्लास्टिक धातु है, यानी कि साथियों कुछ प्लास्टिक है, ये क्या हो गया वो धातु होंगे। कुछ प्लास्टिक क्या होंगे साथियों धातु, धातु को हम डी से लिखें, ठीक। ये कुछ प्लास्टिक क्या होंगे भाई आपके धातु हो गए। अब सभी कांच, तो कांच को बीच में कर दीजिए ना, तो सभी कांच क्या हो जाएगा सब धातु हो जाएंगे। अब देखिए कुछ प्लास्टिक कांच, देखिए प्लास्टिक ये है और कांच ये, तो इनका कोई रिलेशन है नहीं है भाई, ठीक। तो ये नहीं फॉलो करेगा भाई पहला निष्कर्ष, ठीक। दूसरा देखिए सभी धातु कांच है, सवाल दिया है कि सभी कांच धातु है, न कि सभी धातु कांच है, तो दूसरा भी नहीं अनुसरण कर रहा है, तो न तो निष्कर्ष एक और न ही दूसरा अनुसरण करता है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर, यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान में क्या आएगा। ये समीकरण आपका दिया है, तो पहले समीकरण को बना लेते हैं 6। देखिए डी है, डी का अर्थ देखिए प्रश्न में क्या दिया माइनस, तो डी की जगह माइनस करिए 18। 18 के बाद देखिए ए है, ए का अर्थ भाग है तो ए की जगह भाग करिए 9। 9 के बाद देखिए सी है, सी का अर्थ प्लस है तो सी की जगह प्लस करिए 3। 3 के बाद देखिए बी है, बी का अर्थ गुणा है, ठीक। समीकरण बन गया, इसमें बॉर्डर मार्क्स की अप्लाई करिए। 6 माइनस 9 का भाग 18 में 2 बार में प्लस 3 चौका 12, ये प्लस 12 ये प्लस 6 कितना आ जाएगा प्लस 18, प्लस 18 में से 2 घटा देंगे 16 आ जाएगा, तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, अब तो क्लियर हो चुका होगा भाई। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 49 को, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। 127, 135, 145, 157, 171 क्वेश्चन मार्क। भाई सभी नंबर बड़े हैं, देखिए 127 से 135 तो प्लस 8, 135 से 145 प्लस 10, 145 से 157 प्लस 12, 157 से 71 प्लस 14। भाई देखिए 8, 10, 12, 14 यानी कि साथियों हमें प्लस 16 करना होगा 171 में, तो 171 में 16 करेंगे तो कितना आएगा 6 1 7, 7 1 8 यानी 187 आ जाएगा। 187 सी ऑप्शन तो बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर,
समझ में आप सभी को? बहुत आसान सवाल आएंगे रीजनिंग में, 2 से 3 सवाल आपको कठिन जरूर मिलेगा, तैयार रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 को हल करिए। किसी निश्चित कोड भाषा में बैट फैन वर्ल्ड को VDRU के रूप में कोडबद्ध किया गया तथा वर्ल्ड ओलिव यूनियन को RUBIRI के रूप में कोडबद्ध किया गया है। तो उस भाषा में वर्ल्ड को किस प्रकार कोडबद्ध किया गया है दोस्त मेरे बताइए। किसी निश्चित कोड भाषा में बैट फैन वर्ल्ड को VDRU के रूप में कोडबद्ध किया गया है तथा वर्ल्ड ओलिव यूनियन को RUBIRI के रूप में कोडबद्ध किया गया है। तो वर्ल्ड के लिए कोड क्या होगा? तो जब वर्ल्ड पूछा तो कॉमन चेक करिए दोनों में, देखिए पहले वाले में वर्ल्ड है और दूसरे वाले में वर्ल्ड है भाई, यानी कि दोनों में वर्ल्ड क्या है? कॉमन है। जब दोनों में वर्ल्ड कॉमन है, जो इनका कोड होगा इसमें भी कोई ना कोई कॉमन मिल जाएगा। चेक करिए इनके कोड में कौन सा कॉमन दिखाई दे रहा है आपको। पहले का कोड यहाँ पर है, दूसरे कोड यहाँ पे है। दोस्त मेरे RU देखिए, ध्यान से देखिए, RU पहले वाले में है और दूसरे वाले में भी RU है। जिस प्रकार से वर्ल्ड कॉमन मिला, इनके कोड में RU भी क्या मिल गया साथियों? कॉमन मिल गया। तो यही आपका डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, समझ में आप सभी को? यहाँ तक आप सभी किसी प्रकार का डाउट? यदि आपको किसी भी सवाल पे डाउट हो साथियों कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 11 13 16 20, 11 13 16 20 क्वेश्चन मार्क और 31। देखिए 11 से 13 प्लस 2, 13 से 16 प्लस 3, 16 से 20 प्लस 4, यानी कि साथियों इसमें हमें +5 करना होगा। 20 में 5 जोड़ देंगे 25 हो जाएगा। 25 में 6 जोड़ देंगे 31। देखिए प्रश्न में दिया है, यानी कि हमारा क्या कितना आंसर आएगा? 25 आएगा। तो यहाँ से बी ऑप्शन को हम लोग लॉक कर लेंगे। क्लियर, समझ में आया आप सभी को? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या होगा? यदि संख्या 78 94 56 2 के प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में से 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे तथा दाईं ओर से दूसरे अंकों का योगफल कितना होगा? तो चलिए साथियों पहले मूल संख्याओं को लिखते हैं भाई। 7 8 9 4 5 6 2। क्या क्या है साथियों? सम अंक में 1 का जोड़ना है। जितने भी सम अंक है 1 जोड़ना है साथियों। सम अंक जानते हैं ना, जो 2 से कट जाता है, और विषम अंक 2 घटाना है भाई। विषम वो संख्या होती है जो 2 से नहीं कटती है, ठीक। तो इसको हम अब नया संख्या बना लेते हैं। 7 में से 2 घटाएंगे 5, 8 1 9, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 4 1 5, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 6 1 7, 2 1 3। क्लियर। सवाल क्या पूछा? तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरा 9 है, ठीक, तथा दाईं ओर से दूसरा कौन है? 7 है। इनका योगफल, तो साथ 9 + 7 का योगफल कितना होगा? 16 होगा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। क्लियर, आप सभी को समझ में आया ये सवाल? चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 को हल करके बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेंगे। भाई आप चैनल पे नए तो जरूर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। 6 व्यक्ति ABCDE और F एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। दोस्त मेरे एक पंक्ति ऐसे है, 6 व्यक्ति हैं, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, ठीक। अब एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। एक के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो साथियों देखिए दायां आपका इधर होता है, बायां इधर होता है। तो ए के राइट साइड में 3 लोग हैं। तो साथियों ए को हम जब यहाँ बैठाएंगे तो इसके राइट साइड में देखिए 3 लोग आ जाएंगे, ठीक। जैसे जैसे सवाल में लाइन बोलेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको हल करना होगा, ठीक है। तो साथियों मेरे ए के दाईं ओर 3 लोग बैठे हैं, ठीक, पहला लाइन क्लियर हो गया। फिर देखिए दूसरा का लाइन, ए और सी के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है। साथियों मेरे ए और सी के बीच में केवल 1 व्यक्ति, ए तो यहाँ पे बैठा है तो सी को यहाँ बैठा लीजिए, तो ए और सी के बीच में केवल 1 व्यक्ति आ जाएगा, ठीक, ये क्लियर हो गया। फिर देखिए ई जो है ना वो पंक्ति के बाएं छोर से दूसरे स्थान बैठा है। साथियों मेरे ई जो है पंक्ति के बाएं छोर से दूसरे के स्थान पे, यानी ई यहाँ पे आ जाएगा भाई। क्लियर हो गया, तो अपने आप सॉल्व कंप्लीट हो गया। देखिए बाएं छोर से दूसरे स्थान पे ई बैठा है, तो इधर से देखिए बाएं इधर होता है ना भाई, ठीक। तो ई पंक्ति के बाएं छोर से दूसरे स्थान में बैठ गया।
ए का निकटतम पड़ोसी बी नहीं है भाई, यानी बी अब यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि सवाल बोल दिया है ए जो है ना, ए का निकटतम पड़ोसी बी नहीं है। फिर साथ देखिए बी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। अब आप क्लियर हो गए हैं कि बी यहाँ पे नहीं आएगा, तो अब जाहिर सी बात है साथियों कि बी भाई कहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि बी के भाई ठीक बाएं पड़ोस में यफ बैठा है, तो यफ को यहाँ पर बी यहाँ भी हो सकता है, इसके पड़ोस में बाएं में यफ बैठ सकता है, लेकिन हम एक सेकंड बी के ठीक इधर रहने देते हैं। ठीक, ए के ठीक दाएं पड़ोस में यफ बैठा है, तो अब देखिए इससे क्लियर हुआ, ए के ठीक दाएं पड़ोस में यफ बैठा, तो ए के ठीक दाएं पड़ोस में यफ बैठ गया। देखिए क्लियर हो गया। अभी एक पंक्ति खाली, कौन नहीं बैठा है, ए बी सी डी नहीं बैठा, तो डी को यहाँ बैठा लीजिए। सभी 6 व्यक्ति बैठ गए। सवाल क्या पूछा है कि पंक्ति के बाएं छोर पर कौन बैठा है, पंक्ति के बाएं छोर पर सी बैठा है गुरु, तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। यही तो सवाल पूछा आप सभी से। क्लियर, बताइए साथियों, इस सवाल में आपको किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होगा? RL 12 का संबंध एक निश्चित तरीके से VQ 16 से है, उसी प्रकार NH 15 का संबंध RM 19 से है, तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए IC 24 का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे है? दोस्त मेरे क्या दिया सवाल, RL 12 इसका संबंध किससे है? VQ 16 से है, तो 12 से 16 प्लस 4। अब देखिए R होता 18, L होता 12, V होता साथियों 22, 18 से 22 प्लस 4, Q होता 17, 12 17 प्लस 5, यानी कि इसमें लॉजिक देखिए प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 पहले वाले में। दूसरे का चेक करिए, देखिए प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 है। दूसरे का NH 15 सेम लॉजिक मिलना चाहिए। उसका साथियों RM 19, देखिए 15 से 19 प्लस 4, N 14 R 18, तो प्लस 4 इसमें हो गया भाई। H देखिए 8 होता है, M 13 प्लस 5 इसमें हो गया। सेम लॉजिक मिल गया भाई, प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4, तो पूछा किसका है? IC 24 का। हल कर दीजिए, प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 का लॉजिक लगाकर IC 24, I देखिए 9 C 3, तो प्लस 4 इसमें करना है, प्लस 5 इसमें करना है, प्लस 4 इसमें, तो कितना आएगा? देखिए 9 4 13, 13 पर कौन अच्छा रहता है? M आता है। 5 3 8, 8 पे कौन आता है? H आता है। और 24 4 28, MH 28, D ऑप्शन। तो साथियों एक और ध्यान दीजिए आप कि केवल आप पहले अक्षर का रिलेशन निकाल कर आंसर निकाल सकते थे, कोई ऑप्शन दूसरा देखिए M से शुरुआत नहीं किया है। तो आप अपने पेपर में ध्यान ये छोटी छोटी बातों का देंगे, क्योंकि 90 मिनट में 100 सवाल आपको हल करना है भाई, ठीक है। जिनका स्टूडेंट डी ऑप्शन है भाई सही है। क्वेश्चन नंबर 55 कॉल करिए। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? 7 व्यक्ति हैं बी सी डी आई जे के और एल एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। हल करके बताइए। 7 व्यक्ति, एक गोला मेज है, एक गोला मेज है, ठीक, इसका केंद्र बीच में है। 7 लोग, 1 लोग 2 लोग 3 लोग 4 लोग 5 लोग 6 लोग 7 लोग। तो अब पहले लाइन को पढ़िए। सवाल क्या दिया है? डी के ठीक बाएं ओर पड़ोस में आई बैठा है, डी के ठीक बाएं ओर पड़ोस में आई बैठा है, तो डी के ठीक बाएं पड़ोस में आई बैठा है, तो आई को यहाँ बैठा लीजिए, डी के ठीक बाएं ओर। फिर बी और के दोनों का निकटतम पड़ोसी जे है। अभी साथियों इसको छोड़िए, इसको देखिए अगला लाइन, डी के बाएं ओर तीसरे स्थान में के बैठा है। दोस्त मेरे डी तो ऑलरेडी यहाँ बैठा है, तो इसके बाएं ओर तीसरे स्थान में के। याद रखिए बायां इधर होता है भाई, बायां इधर होता है, दायां इधर होता है, तो बायां से डी के बाएं से तीसरे स्थान पे के बैठ गया। फिर देखिए और साथियों अगला लाइन को देखिए, के का निकटतम पड़ोसी यल नहीं है भाई, यानी कि के यहाँ पर है तो इसके साइड में यल नहीं आएगा, पड़ोस में नहीं आएगा यल, ठीक। अब देखिए साथियों जो हमने सवाल को छोड़ा था इसको हल करते हैं। बी और के दोनों का निकटतम पड़ोसी जे है। साथियों के तो ऑलरेडी यहाँ बैठ गया है। सवाल पूछा बी और के, यानी कि बी को यहाँ बैठाइए तो जे को बीच में बैठा दीजिए, तभी तो देखिए बी और के का निकटतम पड़ोसी जे होगा, ठीक। फिर देखिए साथियों एक बात आपने सवाल में पढ़ा होगा कि के का निकटतम पड़ोसी यल नहीं होगा, यानी कि साथियों यल यहाँ पर नहीं आएगा, जाहिर सी बात है कि यल यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि के का निकटतम पड़ोसी यल नहीं है। अभी एक अच्छा नहीं बैठा, कौन नहीं बैठा भाई? सी नहीं बैठा, तो सी को यहाँ बैठा लीजिए।
अब सवाल देखिए क्या पूछा है, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा है। सी के दाईं ओर पहले स्थान पे आई बैठा है, दूसरे के पे डी बैठा है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन भी होगा राइट आंसर। देखिए सी के दाईं ओर कौन बैठा है, डी बैठा है मेरे दोस्त। सी के राइट साइड में देखिए डी है ना दूसरे के नंबर पे, इधर ही आएगा राइट साइड में भाई, बाएं साइड इधर होता है। ठीक, छोटी छोटी बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो 55 का डी ऑप्शन परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 को हल करके बताइए। यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। जो हल करिए भाई, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, गुणा की जगह भाग और भाग की जगह गुणा रखना है। देखिए 81 गुणा है तो गुणा की जगह क्या करेंगे, भाग। ठीक, 9 के बाद माइनस है तो प्लस में 11 के बाद भाग है तो गुणा में 2, प्लस है तो माइनस। समीकरण बन के तैयार हो चुका है, बॉर्ड में स्कीम अप्लाई करिए। 9 81 प्लस 11 दूना 22 माइनस है 9 22 31 में से 6 घटा देंगे 25। कितनों लोग का बी ऑप्शन आया भाई, तो उम्मीद करूंगा आप सभी को समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 57 को। यदि किसी संख्या के 5/9 के 90% का 20% 345 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई संख्या यक्स है, ठीक है, कोई संख्या यक्स है, इसके 5/9 के 90% का 20% 345 है भाई। प्रतिशत को हटाते तो 100 से भाग होता है, ये आपको मालूम है। ठीक, तो समीकरण बन गया, इसको हल करिए, आपका x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। कौन कल हल करा, देखिए 9 10 में 90, 10 बार में कट गया। ठीक, फिर साथ देखिए x गुणा में 5 का गुणा साथियों 10 में करेंगे तो 50 में गुणा करेंगे 20 का तो 20 पंजे 100 1000 बट्टे में साथियों 100 गुणे 100 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका हो जाएगा 4 0 यानी 10,000 हो जाएगा। इसके बराबर 345 है। ठीक, फिर देखिए 000 से 000 काट दीजिए भाई, बच रहा क्या, यक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 10 का मल्टीप्लाई 345 में हो जाएगा यानी कि 3450 हो जाएगा भाई। तो वो संख्या कितना होगा, 3450 होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। बताइए साथियों इस सवाल में आपको हल करने में किसी प्रकार का डाउट हुआ तो बता दीजिए। बिल्कुल नहीं। चलिए साथियों नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए भाई क्वेश्चन नंबर 58 को। 1/20 2/40 का कितना प्रतिशत है। इस सवाल को कैसे आप हल करते हैं, 1/20 गुणे 2, साथियों 2/40 है ना, तो इसको 40/2 लिख लीजिए और मल्टीप्लाई हमेशा याद रखिए 100 करना है आपको, तभी आपका आंसर सही होगा। इसको हल करिए, देखिए 20 दूनी 40, अब ये 2 और 100 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा और बटे में यहाँ पे 2 बचा है तो कर दीजिए, यानी कि साथियों 2 का भाग 200 में करा देंगे तो 100% हो जाएगा। तो साथियों 1/20 2/40 का कितना प्रतिशत है, 100% है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करिएगा भाई आप लोग। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या होंगे। नए साल की सेल के दौरान एक कंपनी ग्राहकों को 9 स्वेटर खरीदे और 1 मुफ्त पाए ऑफर दे रही है, तो इस डील में शामिल छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बताइए साथियों, भाई नए साल की सेल के दौरान एक कंपनी ग्राहकों को 9 स्वेटर खरीद रहे हैं तो 1 मुफ्त दे रहा है, यानी कि टोटल स्वेटर 10 हो जा रहा है भाई। ठीक, तो इस डील में शामिल छूट का प्रतिशत यानी कि साथियों 1 छूट दे रहा है, टोटल कितना है 10 है मल्टीप्लाई 100, यानी कि साथियों टोटल जो प्रतिशत की छूट दी जा रही है वो 10 दी जा रही है। तो ऑप्शन 20 सवाल का बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त। अब बताइए आप सभी का किसी प्रकार का डाउट इस सवाल में। हमेशा याद रखिए छूट ऊपर रखिए और टोटल जितना भी आपके पास सामान होगा उसको नीचे लिखिए और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्त लास्ट सवाल आज के सेशन का हल करिए। ए बी और सी एक काम को क्रमशः 3 6 और 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए एक काम को 3 दिन में कर रहा है, बी एक काम को साथियों 6 दिन में कर रहा है, सी एक काम को कितने दिनों में साथियों 4 दिन में कर रहा है। तो इनका पहले कुल काम निकाल लेते हैं। 3 6 4 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 3 6 4 कैल्शियम निकाल लेते हैं भाई। 2 3 6 2 दूनी 4 1 3 3 1 एक बार में 3 बार में, यानी कि साथियों 2 दूना 4 3 12 है, यानी कि कुल काम इन कितना हो गया साथियों 12 है। ठीक,
कुल काम कितना हो गया साथियों 12। अब ए का एक दिन का क्षमता निकाल लेते हैं, तो एक जो ए है एक दिन का क्षमता 4 काम करेगा, बी कितना काम करेगा साथियों 2 काम करेगा, सी कितना करेगा साथियों 3 दिन काम करेगा। अब सवाल क्या पूछा, एक साथ काम करते हुए उसी काम का 3 गुना, यही 12 टोटल काम है। याद रखिएगा जो एलसीएम आप निकालते हैं ये कुल काम होता है, तो इसी का 3 गुना, तो इसका साथियों 3 गुना कितना हो जाएगा 36 काम। ठीक, अब एक साथ जब ए प्लस बी प्लस से एक दिन में काम कितना करेंगे 4 + 2 + 3, 4 2 6 3 9, 9 किसके बराबर 36 के बराबर, एक का वैल्यू किसके बराबर 4 दिन, यानी कि साथियों उन्हें कितना समय दिन में लगेगा एक साथ काम करते हुए, तो 4 दिन लगेगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये पूरा आपका 60 सवाल कंप्लीट हो गया। अब बताइए साथियों आप सभी का इन 60 सवालों में से लगभग कितना स्कोर बना, ईमानदारी के साथ बताइए सभी स्टूडेंट। तो उम्मीद करूंगा साथियों आप सभी को बहुत ही शानदार तरीके से हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि साथियों आपको किसी भी सवाल पे डाउट है तो भाई आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए भाई, समय अब हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त, लगातार इसी तरह क्लास आपके बीच आने वाली है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन ऑन करिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए साथियों इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते साथियों कौन है क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।